नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं मधुकर पांडे। एक बार फिर से काशी की धरती पर, जी हाँ, बनारस। नाम में ही जब हो रस तो उसे ही कहते हैं बनारस। कहावत भी है कि पारस और बनारस में कुछ अंतर नहीं। यहाँ की मिट्टी सोने के रूप में महापुरुषों को पैदा करती है और पारस जिससे किसी को भी अगर स्पर्श करा दिया जाए तो वो स्वर्ण ही में तब्दील हो जाता है। आज फिर से एक बार प्रयोजन बना है कि क्या बनारस में राजनीतिक उथल पुथल किस प्रकार की है, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव सर पर है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बहस बंगाल का घमासान। जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक अहम राज्य, एक ऐसा राज्य जहां पर हर पार्टियां अपनी छवि को सुधारने और बनाने में जुट गई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जितने भी लोग हैं अपने पशुपेश में लगे हुए हैं। और क्यों ना लगे, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी विधानसभा कुछ तो देकर जाएगी ही जाएगी। कांग्रेस जहां एक तरफ लगभग लुप्त होती जा रही है, क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगी, या फिर छोटे क्षेत्रीय दल किस प्रकार का और किस रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आज जुड़ेंगे, उनका मैं परिचय कराता चलूं। मेरे ठीक बाएं तरफ बैठे हैं सुदेश सोनकर जी, जो सपा का पक्ष रखेंगे। तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। उनके ठीक बगल में डॉक्टर अरुण चौबे जी बैठे हैं, विद्वान स्कॉलर बीजेपी के पक्ष को वो हमारे समक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही में उनके साथ शुभम जी बैठे हैं, शुभम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियों की या फिर राष्ट्रीय पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन एक शानदार और समझदारी वाली डिबेट हो सके, इसलिए हमारे साथ कुछ खास और कुछ सीमित ही मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन जानेंगे इनसे इनकी राय और इनके पार्टी की भी राय, क्या सोचती है जनता, इस पर भी करेंगे आपसे बात। फिर शुरू करते हैं कि क्या है बंगाल का सबसे बड़ा राज। क्या लगता है सर, आप तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जैसे कि केंद्र में भी सरकार है आपकी, और अब लग रहा है कि बंगाल की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है कि रथ रुक जाएगा या फिर जा पाएंगे वहां तक? देखिए, भगवा रथ रुकता नहीं। सूर्य का जब रथ चलता निकलता है तो अपने मुकाम तक पहुंच के ही रुकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का रथ भगवा रथ है, विकास का रथ है, हिंदुत्व का रथ है, सर्वसमावेशी रथ है। और सर्वसमावेशी रथ रुकता नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जो समाज में विकास का, समानता का, भाईचारा का, बंधुत्व का जो मापदंड है उसको स्थापित करके ही रुकता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और यह विकास रूपी रथ, नरेंद्र मोदी के विकास रूपी रथ रुकने वाला नहीं, बल्कि बंगाल फतह करेंगे हम। और वहाँ से जो टीएमसी की गुंडागर्दी वाली सरकार है, करीब आज के 50 साल पहले वहाँ जो स्थिति वामपंथियों ने मचाया था, 35 साल तक बंगाल को लूटा। बंगाल जो कि क्रांति की भूमि थी, विकास की भूमि थी, राष्ट्रवाद की भूमि थी, विद्वानों की भूमि थी, उसको गुंडों की, मवालियों की, अपहर्ताओं की, गो हत्याओं की भूमि बना दिया। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो एक और चीज है ना, आप कहते हैं जैसे आपने यूपी में भी जब फतह किया तो आपने कहा कि गुंडागर्दी की सरकार है, यहाँ पर सपा की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आपने यहाँ पर मतलब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लोगों से जब मैं देखता हूँ, जो आम लोग हैं, जो जनता है हमारी, वो तो कहीं ना कहीं परेशान भी है कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उठा लिया जाता है, आए दिन किसी न किसी को कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो जा रहा है, अक्सर पुलिस की जीप पलटी जा रही है। मतलब इस प्रकार का जो क्या समावेश मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या है? मधुकर जी, आपने बहुत अच्छी बात है, मेरे मन की बात आपने कर दी। गाड़ी पलट रही है जी, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। कौन मारे जा रहे हैं? अपराधी ही मारे जा रहे हैं ना जी, या वो संत है? अपराधी की गति क्या होनी चाहिए, जनता से पूछिए। और जिस अपराध की आप बात करें, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का आंकड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि 2016 के बाद, अर्थात 17 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, लगातार अपराध का जो आंकड़ा है गिरता चला गया है। यानी अपराध में कमी आई है, विकास अपने पथ पे जो है सरपट दौड़ रहा है। अब क्या चाहिए जनता को? जनता खुश है। अच्छा, तो सुदेश जी कह रहे हैं कि विकास तो बहुत जबरदस्त तरीके
मतलब 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं अपनी सरकार को, लेकिन अब जीप पलट जा रही है, तो क्या ये अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जीप पलटी जा रही है क्या? उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए कि अपराध 2016 के बाद से कम हुए हैं जी। और अब आपका आज का पेपर उठा के पढ़िए, तो जब आप पेपर पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का खबर पढ़ते हैं, तो हमारा शुरुआत होती है बलात्कार से। मैं 4 दिनों से देख रहा हूँ निरंतर प्रदेश में हर एक जिले में हर एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। आप एनसीआरबी डाटा उठाकर देखिए, जब से इनकी सरकार आई है बलात्कार में, अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा का भाव समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अगर सामने लड़की जा रही है, कल की मैं घटना बता रहा हूँ, ये गोरखपुर की घटना है। वहाँ पर एक लड़की जो है कि किसी काम से 8-9 बजे करीब घर से अपने वापस आ रही थी, रास्ते में उसको 4 गुंडे रोककर उसके साथ बलात्कार करते हैं और फिर उसको वहीं छोड़कर खेत में फेंककर भाग जाते हैं। क्या ये कंट्रोल हुआ है इनका? विपक्ष में है, सवाल और उठाएंगे। कुछ सेकंड आपका चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा बोला। जी जी, इनको मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपका ऐसा बिल्कुल जी जी, मैं हाँ, और उन्होंने विकास की बात कही। तो विकास आपको पता ही है, योगी जी क्या कर क्या रहे हैं, सिर्फ फीता उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। इनकी एक भी योजना अभी तक धरातल पर आ गई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसका उद्घाटन कर दिए हो, तो ऐसी कोई एक योजना बताते। ये मेट्रो की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मेट्रो इन्होंने दी है। मेट्रो जबकि समाजवादी सरकार की दी थी, अखिलेश यादव की दी थी, उसका इन्होंने पुनः उद्घाटन किया। चाहे स्टेडियम की बात हो, उसका इन्होंने उद्घाटन पुनः किया। चाहे रोड्स की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो, ये उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं और उसी को विकास कार्य में जुड़वा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि योगी जी हैं इसे, लेकिन योगी जी को ही तो स्टार प्रचारक बनाकर बंगाल भेजा गया है, तो बंगाल के घमासान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बंगाल के घमासान पे जहाँ तक बात है कि बंगाल की जनता बुद्धिमान जनता है, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी वहाँ रहते हैं। अब उसका जो परिणाम आएगा तो पक्ष आपके सामने रहेगा। तो आप मानते हैं इस चीज को कि अगर बंगाल की जनता बुद्धिजीवी है तो उत्तर प्रदेश की भी तो जनता बुद्धिजीवी है? एकदम है। तो अगर आपको 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ कमियां नहीं होंगी, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार जाएगी या आ रहे हैं बीजेपी या भगवाधारी, जैसा कि अरुण जी ने कहा हमें, तो क्या लगता है आपको? देखिए, तोड़ने वालों को लोग नहीं छोड़ते जी, और जोड़ने वालों का साथ नहीं छोड़ते जी। देखिए, तो ये जो चुनाव हो रहा है वो जोड़ने और तोड़ने के बीच में है जी। तो लोग, वहाँ की जनता जो है, अगर टीएमसी को 10 साल मौका दी है, टीएमसी जोड़ के रखी है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर जो है कि जोड़ने वाली सरकार आने वाली। अगर आज तक ये वहाँ पर सत्ता पर नहीं आ पाए तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं वहाँ की जनता इनके बारे में अपनी कोई राय रखती होगी, तभी इनको नकार रही है। ठीक है, लेकिन आप इसको भी तो नहीं नकार सकते कि 2019 में, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, कि 2019 की लोकसभा में जहाँ 42 सीटें हैं, बीजेपी ने 18, मतलब प्लस 16। जो 2014 में 2 सीटें थी बीजेपी के पास, वो 18 के आंकड़े पे पहुंची और लगभग 40.7% का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को गया, लगभग 22.76% का स्विंग मिला। तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि जनता बीजेपी के साथ नहीं है? कैसे कहेंगे फिर आप इसको? आप वोटिंग परसेंटेज की बात जी, फुल वोटिंग परसेंटेज की बात तो है नहीं जी, ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है, अपना पसंद होती है। लोगों ने पसंद किया, इनको काम करने का मौका दिया है वहाँ पर। अब इनके सांसद वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को कितने मुखरता से उठा रही है उस पर निर्भर करता है। इनको जनता ने मौका दिया था, अब ये कितनी मुखरता उठाते हैं। अब ये जो इनका आया है, अगर 19 सीटें जितनी सीटें आप बता रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। अगर इन्होंने काम किया हो तो जनता इनको जो मत देगी। ठीक है। शिवम जी, मतलब कांग्रेस की तो बात करने में भी अब ऐसा लगता है, मतलब कांग्रेस लुप्त हो गई है क्या? विलुप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। मतलब है कहाँ? मतलब कहीं धरती पर कहीं दिखती है आपको? तो मतलब क्षेत्रीय पार्टी मतलब बंगाल में ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको पीरज़दा के साथ जुड़ना पड़ रहा है, आपको लेफ्ट के साथ जुड़ना पड़ रहा है। इतनी स्थिति खराब हो गई है क्या? नहीं, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेक्युलरिज्म पे काम करती है। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में एक तरफ बीजेपी, दूसरे तरफ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, दोनों पार्टियाँ कहीं ना कहीं दंगे करवाने के लिए, जहाँ बीजेपी हिंदुत्व की नारा दे रही है, दूसरी तरफ टीएमसी 10 साल से वहाँ पर सरकार बनाई हुई है। बट रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। अब ये दंगे होते हैं या प्रायोजित होते हैं, ये हम लोग को समझने की बात है। और बंगाल की जनता, कांग्रेस के समय में दंगा नहीं होता था क्या? नहीं,
कांग्रेस के समय में दंगे कंपैरेटिवली कम होते थे। आज 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, लेकिन उस समय भी हम लोग को ये सोचने की बात थी कि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। ठीक है, ठीक है, मैं मान लिया। देखिए, दंगों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधे बंगाल चुनाव के ऊपर। तो बंगाल चुनाव में आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या बीजेपी से डर लग रहा है क्या? मतलब कांग्रेस को, राष्ट्रीय पार्टी दोनों ही है, मतलब बीजेपी से क्या परेशानी कुछ हो गई है? नहीं, इस प्रकार से मुझे बीजेपी से डर कभी ना रहा है, न है और न रहेगा। अच्छा। मैंने वो सारी पार्टियां जो सेकुलरिज्म पे काम करती है, ठीक है, उन लोगों के साथ जुड़कर और बंगाल में ठीक है, तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में, ठीक है, ऑप्शन दिया है जनता को। ठीक है। समझ में, आप विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प के लिए क्या आंकड़े हैं ही नहीं आपके? मतलब जो स्थिति है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मतलब 2 सीटें मिली हैं, मतलब मिली थी, सॉरी, पिछले 2019 लोकसभा में 2 सीटें मिली थी और 2014 की लोकसभा में 4 सीटें थी, मतलब -2 और -4.03% का इनका ही नुकसान हुआ है। और विकल्प कहाँ से जनता देखती है, ये तो 1 मई को पता चलेगा। इसमें हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता तो सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है, इनकी भाषा में, मेरी भाषा में। तो आप कुछ कह रहे थे अरुण जी, आप इनको बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे? सोनकर जी ने बहुत बात कही जी, बहुत ही आपत्तिजनक। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हर एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है जी। तो मैं अपने समाजवादी मित्र को, नहीं, आपने अपने शब्दों का रिकॉर्ड होगा, देख लीजिएगा। आपके बोलते समय मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, सोनकर जी सुन लीजिए। आप ये वीडियो जब आएगा आप देख लीजिएगा कि उसमें आपने कहा है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। एक्चुअली इनका दोस्त नहीं, ठीक है, इनकी वैचारिकी ही वैसी, इनके मुखिया जो कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, जवानी में लड़कों से बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं, तो इनकी क्या गलती है? इनके लिए तो बलात्कार एक राष्ट्रीय पर्व है। तो ये सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की इनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश की हर लड़की के साथ बलात्कार हो। दूसरी बात कि आपने कहा जिस राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आप आंकड़ों की बात की है, मुझे लगता है कि हमारे मित्र शायद उस आंकड़े से अपडेट नहीं है। आप आंकड़े उठा के देखिए तो लगातार कम होते गए हैं। संगठित अपराध में बहुत ज्यादा कमी आई है उत्तर प्रदेश में। बंगाल चुनाव की आप बात कर रहे हैं। जी। बंगाल चुनाव आप बता रहे थे कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस का एग्जिट पोल भी बता सकता हूँ मैं, सॉरी, एग्जिट पोल भी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या स्थिति है। टीएमसी को 148 से 164 और बीजेपी को 92 से 108। कैसे बनेगी सरकार? और कांग्रेस लेफ्ट और सारे अलायंस मिलके 30 से 40। ओपिनियन पोल अभी बिहार में ताजा चुनाव हुआ है जी, वहाँ पे भी ओपिनियन पोल कुछ और था जी। वास्तविक आंकड़ा आप देख चुके हैं कि क्या रहा है। तो आप पे आरोप भी तो लग रहे हैं ना? नहीं, आरोप तो आप समझते हैं कि सरकारी मशीनरियों को जो एजेंसियां हैं, इस देश की संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनको किस तरीके से दुरुपयोग इन जिस पार्टी की समर्थन में है, जो कि अभी भाई ने कहा कि हम लोग संप्रदाय को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष है, तो सबको लेके चलते हैं, वो दिख रहा है। धर्मनिरपेक्षता नहीं, इनकी पार्टियां जो हैं ये लगातार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने अनुसार चलाती रही हैं। तो अभी इनको पच नहीं रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करें। ठीक है, इसलिए इनको आदत है उस चीज को देखने की, तो उसी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। जी। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आरोप लगाना ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं ना, उनका एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, राजनीतिक पार्टियों का एक अपना तालमेल है। हम आप पे आरोप लगाते, थोड़ा आप हम पर लगाते। नहीं, हमारा राजनीतिक चरित्र नहीं है, अब इनका हो तो ये जाने। ठीक है, समझे जी, आप इनको काउंटर कर रहे हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बलात्कारियों से मैच करती है। जी, उसका मैं खंडन करता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ कि विचारधारा किसकी मैच करती है। बलात्कारियों से नंबर गिनवाता हूँ चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी ने क्या किया? बलात्कार किया, उनको क्या किया? लड़की को जेल में डाल दिया, उनको बेल मिल गई। दूसरा उन्नाव का आपको पता ही होगा, बहुत चर्चित जो है कांड है, उसमें क्या सेंगर ने बलात्कार किया, पूरे खानदान खत्म करा। किसकी पार्टी का था? आपकी पार्टी का था। चिन्मयानंद किसके पार्टी के थे? आपके पार्टी थे। आज एक इनका जो एक मंत्री पकड़ा गया बेंगलोर का, वो नौकरी देने के नाम पर लड़की का शोषण करता है और आज कह रहा है कि मैंने बलात्कार नहीं किया। किसकी विचारधारा के? आपकी विचारधारा। और जहां तक मुलायम सिंह यादव की बात इन्होंने की है, मैं इनको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा उठाकर वीडियो देख लीजिए, संबित पात्रा स्टाइल में वीडियो क्रॉप करके और इतना बोल देना, ये
एक उसको उचित वक्ता को शोभा नहीं देता। जी। आप जो है कि स्पष्ट बात करिए, जी। उस पे बात करिए। और जहाँ तक ये बोल रहे थे ये ठीक है, देखिए वो जनता गेस्ट हाउस कांड भूली नहीं है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह की घटना ठीक है। गेस्ट हाउस में इन लोगों ने किया था, ठीक तो है। एक साथ महिला का सम्मान ठीक है, की दृष्टि ठीक से है। होगा। अब इसके अलावा कुछ कहने को बचता नहीं है। ठीक है। कुछ बचता नहीं है। नहीं, आप लोगों को ये पछता नहीं है। नहीं, हमने बचाया। नहीं, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी ने ही अरे, बताया। आप- हम ही ने अपनी जान की जिंदगी की बात अरे, आप में सुनिए अपनी मेरे कीमत, भाई, अपनी जान की गंवानी पड़ी। इनको ये हमको तो पछता इनको है। ये पछता नहीं है। देखिए बीती बातें बुला करके हमने गठबंधन भी किया जी। और मायावती जी ने और हम उसके लोगों को बाद गले लगाया। स्वार्थ उसके बाद फल- गठबंधन किया, स्वार्थ गठबंधन किया। फलीभूत नहीं हुआ तो गठबंधन टूट ठीक गया। है, ठीक है। स्वार्थ जैसे ही फलीभूत ठीक है। नहीं हुआ, ठीक है। गठबंधन टूट गया। आप हमेशा आग लगाते हुए काम किए हैं। ठीक है। आग लगाने वालों को हर जगह आग ही दिखती है। अंग्रेजों के रूल पे चले हैं, ठीक है। रूल एंड डिवाइड वो तो दिख ही कर रहा है ना कि भाई को लात मार के घर पे भगा, हम दिख रहा है भाई। कोई डिवाइड कर रहा है। ऐसे भी बहुत बड़ा है, आपने यूपी की राजनीति भी बहुत बड़ी है। लेकिन मैं बंगाल में, मैं देखिए आप लोगों को बुलाने में नहीं आऊंगा। मैं बंगाल पे हूँ, यूपी पे अभी बात नहीं होगी। यूपी पे इसलिए बात नहीं हो सकती है क्योंकि यूपी का इलेक्शन आने वाला है 2022 में। बिल्कुल बात करेंगे उस पर, क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे सपा बसपा अपने अपने अस्तित्व को पाने की कोशिश में लगी है और बीजेपी अपना जो भी काम है उसको चरितार्थ कर पाई है या नहीं कर पाई है, ये तो बिल्कुल जनता से हिसाब मिलेगा भी। और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, तो क्या दिखाएंगे प्रधानमंत्री? ये भी जानेंगे और देखेंगे कि कितने विकास पुरुष हैं हमारे अखिलेश यादव जी और कितनी तेज गति से काम करेंगी मायावती जी। तो बिल्कुल बात करें, लेकिन बंगाल का घमासान आप देखिए, स्थिति ऐसी ही हो गई है कि जब सपा और भाजपा के लोग बोल रहे हैं तो कांग्रेस ऐसी लुप्त हो गई कि जुबान भी नहीं निकल रहा। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है क्या? मतलब कांग्रेस अब एकदम पूरी तरीके से खत्म होने वाली है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या अधीर रंजन चौधरी के अलावा आपके पास कौन है? आप ही की पार्टी में तो फूट हो गई है। पीरज़ादा के साथ आपने गठबंधन किया, बहुत सारे लोग हैं आपके पार्टी में, मतलब अकेले तो बैसाखी वाली जब 2000 ईस्वी में जब अटल जी ने जब सरकार चलाई थी ना, तो उनको बैसाखियों की सरकार कही गई थी उस तरीके से 14 पार्टियों के अलायंस से। अब राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई? इतने पार्टियों के साथ अलायंस करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब अस्तित्व ही खत्म हो गया क्या? आप इस पे एक कमेंट दीजिए, फिर मैं एक सवाल लूंगा इधर से। जहाँ तक अस्तित्व की बात है तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और अस्तित्व इसका बचा है। लेकिन अगर राजनीति में हर पार्टी का, अगर बीजेपी का ही हम लोग ले तो बीजेपी 2 से आज 350 सीटों पर पहुंची है। लेकिन फिलहाल हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियां, वो वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हैं जो सेकुलरिज्म पे काम कर रहे हैं और एंटी बीजेपी हैं। क्योंकि वर्तमान में महंगाई चरम पे है, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो कंपैरेटिवली हमेशा हाई हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग हाँ, देखिए मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि आज के समय में जितनी बातें कही जा सके, अब राहुल गांधी की परिस्थिति कैसी है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो कभी टोपी वाले बन जाते हैं तो कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता है, वो इंटरव्यू देते हैं कहीं और की मुसलमानों की पार्टी है और बाहर आकर जनेऊ दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? अगर पार्टी के बीच में मंथन नहीं होगा तो जनता तो अपना हर बार वोटिंग मशीन पर वोट दे करके बता ही देगी कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिल रहा है। खैर, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपका नाम? किससे सवाल है आपका? थोड़ा तेज बताइए। अरुण जी। मेरा सवाल अरुण जी से है। जी सर, आप बोलते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में गुंडा राज चल रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या गुंडा राज नहीं है? सबसे अधिक गुंडे निकल के आ रहे हैं योगी सरकार राज में, और उनको अपना गुंडागर्दी दबाने के लिए बीच रास्ते पे गाड़ियां यूं ही पलट जा रही हैं। अच्छा। ये अपनी गुंडागर्दी दबाने के लिए, अपनी गलतियां दबाने के लिए, या और पार्टियों को बचाने के लिए? सर, आप ये कहते तो हैं आरोप दूसरों है। पार्टियों के ये लिए, तो आरोप लेकिन है। आप, हमें लगता है कि आप गाड़ियां पलटाते अपनी पार्टियों को की गलतियां बचाने के लिए। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, ये तो बिल्कुल मैं जवाब लूंगा उनसे। आप युवा हैं, आपके जैसे बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं लोग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या केंद्र सरकार जिस तरीके से लगभग हर राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या युवाओं को रोजगार से भी संबंधित सवाल पूछने चाहिए क्या? बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो क्या वो रोजगार देगी क्या?
सर आप हमें ये बताइए कि यूपी में कितनी रोजगार मिली है? ठीक है, मैं सिर्फ उनका कार्यवाही कागजी है, कागजी कार्यवाही है। अगर किसी युवा ने बोल दिया कि योगी सरकार में उनको रोजगार मिला हो तो मैं मानूं कि बंगाल में भी रोजगार आ सकता है। ठीक है, अरुण जी से मैं इसको कमेंट ले। अरुण जी, कैसे बनेगी सरकार बंगाल में? सरकार हम स्पष्ट, हमारी 3 चीजें मूल हैं जी। सुशासन, विकास और सर्वसमावेशी नीति। ठीक है, और इसी के दम पे हम बंगाल में हैं। तो युवाओं को तो नौकरी नहीं मिल पा रही है ना, युवा तो परेशान है। कौन कहता है? हमने 72,000 शिक्षकों को नौकरी दिया उत्तर प्रदेश में। सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जी, 2 चरणों में महिला सिपाही और पुरुष सिपाहियों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, अभी जो है लगातार हायर शिक्षा के क्षेत्र में जीडीसी का आया हुआ है। उस सुरेश जी तो कह रहे हैं कि सपा का दिया हुआ सब कुछ है वो आप लोग सिर्फ सुरेश जी के अनुसार सपा का ही दिया हुआ जो है इस देश में लाइट, बिजली, बत्ती, युवा, रोजगार सब कुछ सुरेश जी का 2002 में एक पुल का यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी जो है हुआ था, यही सामने घाट बगल में 1 किलोमीटर पे है। आप देख सकते हैं। और पूरा किस सरकार ने किया? तो बस शुरू क्या है कि ईंट रख के पूरा कर दिए। अब ईंट रख देना ही पुल के पूरा हो जाने की इनके लिए निशानी है। इसलिए सुरेश जी कह सकते हैं। अब सुरेश जी कह रहे हैं तो आप जनता भी देख रही है कि सुरेश जी जो कर रहे हो कितना सब कुछ देखती है, लेकिन सुरेश जी मुस्कुरा बनारस के दोनों तरफ, एक तरफ बरुआ एक तरफ सामने का, दोनों पुल 2002 में ईंट रखा गया था। पूरा योगी जी ने किया। बताइए क्या स्थिति है? सुरेश जी, अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि ईंट रख देना ही सब कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल पाँच आपका जो है 5वां साल लगने गया, बजट भी आपका 5वां खत्म हो गया। आप ये बताइए आपने कितने बनारस में पुल दे दिए, या फिर यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जाम की समस्या, उसको लेकर आपके पास निदान क्या था? आपने कितना उसका निराकरण करा दिया है? हमने तो ईंट रख दी और इसको पूरा भी लगभग करा दिया। तब आप सिर्फ फीता काटने के लिए आए थे ना कि आप पूरा करा। और ये कह रहे हैं कि सामने घाट बनवा, इनके पास ये तीसरा विकल्प क्या है? अगर एक पुल का निर्माण ये बता दे। ठीक है, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से आपको आंकड़ा अगर आपको चाहिए, बनारस आप लंका से अगर आपको एयरपोर्ट जाना होता था 2014 के पहले, बनारस की जनता जानती है कि 2.5 घंटे लगते थे। आज आप पहुंचते हैं 45 मिनट में। एक बनारस में आपकी सरकार में 24 घंटे में 2 से 3 घंटे कंटिन्यू बिजली नहीं रहती। ठीक है, कि कंटिन्यू 2.5 घंटे बिजली रहती हो। आज 24 घंटे में लोगों को याद नहीं है कि बिजली कटती कब है। बनारस को चारों तरफ से रिंग रोड, चारों तरफ से एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी की देन है, आप तब जाकर के बिजली यहाँ इनके आती है। समाजवादी पार्टी के विकास और प्रदेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ और इस बात से फेंक दिया। विधानसभा में बैठ के जो है कि सदन में जब धरना दिए तो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को बुलाया। ठीक है, पूछा क्या समस्या है, आप सुनिएगा। काश अपने चाचा को बुला लिए होते, अपने चाचा जी को, शिवपाल जी को बुला लिए होते, नौबत नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक है। व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक है। विकास में नहीं बात करेंगे, हम तो विकास नहीं बात करेंगे। अगर मैं विकास का बोल रहा हूं तो आप बीच में आ गए। मैं तो विकास का आंकड़े नहीं रहा। हमने अकेले बनारस में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल, दोनों कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, चौतरफा रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवे, अब कितना आपको चाहिए? आप इसीलिए जो है कि मोदी जी हम किस तरह के ट्रामा सेंटर का शुरू हुआ? आप देख रहे हैं आप लोग प्रतिष्ठित प्रवक्ता है, आप लोग प्रतिष्ठित तरीके से अपने से इस तरीके से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ मैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग और आपस में लड़ रहे हैं। आपने क्या किया, आपने क्या किया? आप अभी जो हमारे क्या नाम बताया, नीरज जी ने जो सवाल किया कि आप यहाँ रोजगार दे नहीं रहे हैं, जो केंद्र की हमारी सत्ताधारी सरकार है उससे, तो बंगाल की ओर रथ लेके जा रहे हैं, तो उनका तो सवाल जायज है ना। आप रोजगार पर भी तो बात करेंगे ना। ठीक है, मैं ये आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन हमारे पास एक और भी है, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे। मैं आपके चैनल के मैं खुद एक बीजेपी वर्ष हूँ, 2 विषयों से पीजी बीएड किया हूँ जी। और जहाँ तक बंगाल की बात है जी, मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश में 2 महीना तक बिना अन्न जल का लोग रहे हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री भारतीय संविधान को न ख्याल में रखते हुए क्या कहती है, भारत का सीबीआई आया है, भारत में एक सीबीआई के अधिकारी को जेल दिया जाता है बंगाल के अंदर। आप किस राष्ट्र में निवास करते हैं? मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, ये भगवापन मत करिए। ममता बनर्जी को काला पानी का सजा दिलवाइए। वो कहती है भारत का सीबीआई बंगाल में कैसे आ सकता है? मैं उस देश का निवासी हूँ, मुझे कोई रोजगार नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्र चाहिए। पहले राष्ट्र
कब लिख रहा था? मेरे आदर्श महाराणा प्रताप, मेरे आदर्श महाराणा प्रताप है, मेरे आदर्श दामोदर सावरकर है जी। इसलिए, और जहां तक रोजगार की बात है तो मैं 3 घंटा से अधिक लग जाएगा कंटिन्यू बोलूंगा जितना डेवलपमेंट विकास हुआ है 2014 से अभी तक। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, मुझे याद ही नहीं है, मेरे से प्रश्न हो जाए बिजली आखिरी बार कब कटी थी मैं नहीं बता पाऊंगा, आखिरी बार बिजली कब कटी थी। ठीक है, और दूसरी बात, इस लॉकडाउन में संपूर्ण मैं भारत की बात कर रहा हूं और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 68,500 करके इस लॉकडाउन में नियुक्ति कराया और सैलरी दिया। मेरे कक्षा में मेरे साथ पढ़े हुए 82 लोगों के अकाउंट में सैलरी आ रही है और इसने ज्वाइनिंग भी कराया, सबके खाते में सैलरी आ रहा है। अब क्या चाहिए? हमें कोई रोजगार नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भूखा रहूंगा, मुझे राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र रहेगा तब तो है ही, राष्ट्र है, लेकिन एक कहावत, इससे हम बिल्कुल मतलब अपना रास्ता नहीं बदल सकते कि गरीब अगर भूखा होगा ना, अगर गरीब के पेट में अन्न नहीं होगा ना, गरीब के पास रोजगार नहीं होगा ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसकी बुद्धि काम करेगी, उसका विवेक काम करेगा। तो हर एक चीज़ राष्ट्र बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, देश ही सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा जो भी सत्ताधारी दल है, वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति कि वो हर एक चीज़ की बात को सुने, हर एक जनता की बात को सुने और उसे पूरा करे। अरुण जी कुछ कहना चाहें? जी, कि मेरे बगल में एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी। जी, इन लोगों ने कहा कि सरकार क्या करे 2014 के बाद या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लोग सिर्फ मैं पिछले मार्च से इस मार्च आ गया है, सिर्फ 12 महीने की बात कर रहा हूं। 10 महीने तक सारे दफ्तर बंद रहे, रेलवे बंद रही, सरकार के आय के लगभग सभी स्रोत बंद रहे। लेकिन उस दौरान क्या कोई कर्मचारी कह सकता है कि उसकी सैलरी एक दिन लेट आई है? क्या कोई गरीब कह सकता है कि वो लॉकडाउन में एक दिन भी भूखा सोया है? ठीक है, क्या कोई कह सकता है कि सेना को अत्याधुनिक हथियार इस लॉकडाउन में नहीं मिले हैं? ठीक है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भारत में कोरोना जैसी, सुन लीजिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसमें कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और सर्वाधिक सुविधा संपन्न देश जहां तबाह हो गए, इटली और अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से। ठीक है, हमारे यहाँ आईसीयू का एक उपकरण नहीं बनता था, मास्क नहीं बनता था। आज हम पूरे विश्व को सर्वाधिक उपकरण जो है न सिर्फ निर्यात कर रहे हैं, अपनी सिर्फ जरूरतें नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन भी हम अकेले 75 देशों को सप्लाई कर रहे हैं। क्या ये कार्य नहीं है? देश की बात की, कोरोना काल की बात की, ठीक है, तो इन्होंने पूरे भारतवासियों को, जो मजदूरों को प्रवासी बना दिया। पहली बात, इसी उत्तर प्रदेश में जो एक महिला आ रही थी, उसका जो है गर्भपात हो गया, उसके लिए आपने क्या किया? यही बगल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखते हो, कोरोना के समय क्या था उसके बारे में मैं लगातार सेवा कर रहा था। कोई सबसे बेहतर व्यवस्था थी? मैं पूरे कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन 2000 लोगों को भोजन इसी तरह छोड़ दिया जाता था, क्लासें इसी तरह पड़ी रहती थी, कोई आप लोग का दुष्प्रचार नहीं है, तथ्य नहीं है। कहाँ समाजवादी पार्टी का पूरी समाजवादी पार्टी जितना खाना, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व सांसद डिम्पल यादव जी नहीं हो, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पर निकल कर खाना बांट रहा था। बीजेपी के लोग दुपट्टा डाल करके राजनीति कर रहे थे। यहीं पर कीड़ा लगा हुआ खाना जो है पीएमओ से बट रहा था। जब आप उस समय कहाँ थे? एक मिनट, ठीक है, मैं समझ गया, मैं मानता हूँ। और बंगाल को जब मैं जोड़ूंगा, मुझे जोड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में हमारे योगी जी भी गए हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी तो हिंदुत्व का कार्ड खेलने गए हैं क्या? मतलब हमारे साथ एक और हमारे दर्शक है, वो बताएंगे, कुछ सवाल है इनका। सुरेश जी से सवाल है आपका। मेरा नाम प्रशांत राय है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहता हूँ सुरेश जी से, सुरेश जी से बात करना चाहता हूँ। इनको भगवा कलर से क्या परेशानी है? यही तो भगवा कलर राज्य कर रहा है हमारे राज्य में। हम आपको बता दें, आज से 5 साल पहले की बात, हमारे राज्य में बिजली की प्रॉब्लम, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती थी। और बात करते हैं बॉर्डर पे, जब कोई भी विदेशी या किसी और राज्य का नागरिक उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता था, तब वो तुरंत बोलता था, हेलो, लगता है उत्तर प्रदेश आ गया। रोडें खराब थी। आपको उनको फीता काटने से प्रॉब्लम है? क्यों काटने से प्रॉब्लम है? आप सड़क देखिए कितनी अच्छी बन गई। आप जहां आपको 10 घंटे लगता था, वहां 2 घंटे लग रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे।
तो अगर ये प्रश्न है तो वही तो बता रहे हैं कि ये सरकार, ये उनकी सरकार का किया हुआ काम है जो अब पूरा हो रहा है, और वो योगी जी को कह रहे हैं कि फिदा काट रहे हैं। कोई ठीक है, सर, मेरा प्रश्न यही है, स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं होती ठीक है, है, उसको करना होता है। सब काम करी मेरी सरकार ने ना। आपने सवाल क्या जवाब देते? इन्होंने कहा भगवा से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। हमको भगवा से प्रॉब्लम नहीं है, योगी जी को लाल टोपी से प्रॉब्लम है। ठीक है। उनको जो है कि हर व्यक्ति जो अपने विचारधारा के प्रतीक का रंग अगर लगा ले तो इनको दिक्कत होने लगता है। ठीक है। लाल रंग से इनको दिक्कत है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें भगवा से दिक्कत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कुछ सर्वांगीण विकास हो गया है। ठीक है। कहाँ सर्वांगीण विकास हो, यही काशी काशी में आँख रहे हैं। खोल के देखेंगे आप भाई, जाइए, तब तक आँख दिखेगा खोल के विकास। नाले बह बंद रहे हैं, आंखों रोड से पर नहीं गड्ढे दिखता है, बड़े खुली गड्ढे आंखों हो से गए दिखता है। ठीक हैं। है। आप यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में जाइए, कामधेनु अपार्टमेंट के बगल में आपको एक एक फीट का गड्ढा मिलेगा। कहाँ भाई साहब, बगल में जरा दिखा दीजिएगा। चलिए डिरेक्टर दिखाइएगा जरा। सुनिए, प्रधानमंत्री जी का जो वीआईपी आवागमन होता है डीएलडब्ल्यू से लेकर के बगल में सुंदरपुर चरा, वहां पर निरंतर जो सीवर ओवरफ्लो है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना उसके सामने सीवर ओवरफ्लो है। आप विकास की बात करते हैं, सर अकल पे नहीं है। मैं आपको एक चीज रात को मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करने जाते हैं। मैं टोकना नहीं चाहता था, लेकिन आपने इस पर बोलने पर मजबूर किया मुझे। वही प्रधानमंत्री हैं जो ट्रैफिक को बिना रोके सुबह जाकर अर्ली इन द मॉर्निंग कोवैक्सीन लेते हैं। वही प्रधानमंत्री हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बिना ट्रैफिक को परेशान किए, बिना लोगों को परेशान किए शोभा यात्रा में जाते हैं। शोभा यात्रा में जाते हैं, गुरुद्वारे पर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की वही एक अलग प्रधानमंत्री जी हैं, काशी में आते तो सारे लाख आगे भी कहिएगा, एकदम सही कह रहे हैं। आगे भी कहिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी आते हैं तो यहाँ पे ठेला उन्होंने बंद कर दिया मैं तो जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एकदम मित्र सही बैठे है। हैं समाजवादी मित्र, इनको ये प्रधानमंत्री जी आते हैं, नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ठेले वाले क्यों हट जाते हैं? वो चाहे कोई भी राज्य हो, बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है। इनके जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश